हमारा 6th चैप्टर है द थ्री ऑर्डर्स। मैं क्लास 11th की और भी ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स। इस चैप्टर में हम 9 to 16 सेंचुरी के बीच में किस तरह की यूरोपियन सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से इस सोसाइटी के कैरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, किस तरह से यूरोपियन हिस्ट्री इस टाइम सेवरल सेंचुरीज के टाइम पीरियड में चेंज हुई और शेप हुई। जो थ्री ऑर्डर्स थे वो है क्रिश्चियन प्रीस्ट, लैंड ओनिंग नोबल्स एंड पीजेंट्स। यहाँ पे देखा द क्रिश्चियन प्रीस्ट, लैंड ओनिंग नोबल्स एंड पीजेंट्स। क्या क्या सोर्सेस है जिनसे हमें पता चलता है मिडिवल यूरोपियन सोसाइटीज़ के बारे में। तो देखा जाए तो बहुत सारे सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाता है, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, लैंड ओनरशिप के डिटेल्स मिल जाएंगे, प्राइसेस के और लीगल केसेस के बारे में हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। चर्च जो रिकॉर्ड्स रखता था बर्थ के ऊपर, डेथ्स के ऊपर और मैरिजेस के ऊपर, हमें वहाँ से भी पता चलता है कि किस तरह से किस तरह की उस समय सोसाइटी रही होगी। ये सारे सोर्सेज हैं हमारे। जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं चर्चेस से, वो ट्रेडर्स के बारे में, उनके एसोसिएशंस के बारे में, किस तरह के उस समय सॉन्ग्स हुआ करते थे, स्टोरीज़ हुआ करती थी, उनके बारे में पता चलता है। और सॉन्ग और स्टोरीज से हमें ये पता चलता है कि उस समय कम्युनिटी एक्टिविटीज़ किस तरह की रही होगी, किस तरह से वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे। और इस तरह की चीज़ों को हम इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स और जो मटेरियल मिलता है, हम इससे एक ये समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ रही होगी। हम इसमें पढ़ेंगे मार्क ब्लॉच के बारे में, जो कि एक बहुत अर्लीस्ट स्कॉलर्स थे फ्रांस के, और उन्होंने फ्यूडलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है फ्यूडलिज्म, उसके ऊपर काम किया था। उन्होंने हिस्ट्री में ये आर्ग्यू किया है कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं हो सकती, हिस्ट्री में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इंक्लूड करते हैं, और किस तरह से लोगों की लाइफ रही थी, ग्रेट पीपल्स की लाइफ और नॉर्मल पीपल की लाइफ, उनको भी इंक्लूड करते हैं। उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस डाला था कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ और ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के पास हिस्टोरियंस को अप्रोच करना चाहिए ताकि वो लोग उन चीज़ों को समझ सके, हिस्ट्री को अच्छे से एनालाइज कर सके, समझ सकें। उनकी जो बुक है फ्यूडल सोसाइटी, वो यूरोपियन सोसाइटी के बारे में बात करती है, 900 to 1300 AD के बीच के टाइम के बारे में बात करती है कि उस समय किस तरह की फ्यूडल सोसाइटी थी यूरोप में। स्पेशली वो फ्रांस की बात करते हैं, और वो सिग्निफिकेंट डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं अपनी बुक में, किस तरह के सोशल रिलेशंस रहे थे, हियरकीज रही थी, और किस तरह से लैंड रिलेटेड अफेयर्स और कल्चरल अचीवमेंट थी उस समय की। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये पढ़ते हैं कि क्या हम शुरू में अब इस चैप्टर के बारे में हम यही देख रहे हैं, एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। तो हम इस फ्यूडलिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है। जो टर्म फ्यूडलिज्म है ये डिराइव किया गया है जर्मन वर्ड से, जिसका जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है, फ्यूड। तो इस फ्यूड वर्ड का मतलब है अ पीस ऑफ लैंड। ये उस तरह की सोसाइटी को रेफर करता है जो मिडिवल फ्रांस और लेटर इंग्लैंड और इटली में इमर्ज हुई थी, डेवलप हुई थी। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो लैंड रिलेटेड मैटर्स के ऊपर कंप्लीटली सेंटर करता था, उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करता था। हिस्टोरियंस इस टर्म को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो डिफाइन कर सके किस तरह की इकोनॉमिक, लीगल और पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप जो उस समय यूरोप में रही होगी मिडिवल एरा के टाइम पे। हम पढ़ते हैं कि किस तरह की यूरोप की कंडीशन रही होगी इस फ्यूडलिज्म के राइज के टाइम पे। तो सोशो पॉलिटिकल चेंजेस जो कि यूरोप में 9 to 16 सेंचुरी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो कई सारे जर्मैनिक ग्रुप्स थे, जो जर्मैनिक ग्रुप्स जो जर्मन के थे, उन लोगों ने ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पे अपना कैप्चर करना शुरू कर दिया था, और इटली के कुछ एरियाज पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, स्पेन में भी और फ्रांस में भी सेम। तो अब क्योंकि पहले रोमन एम्पायर एक सिंगल पॉलिटिकल पावर थी, अब कोई उस समय रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कोई
पॉलिटिकल पावर नहीं रही तो किसी भी तरह की मिलिट्री नहीं थी, एकदम सस्टेन्ड मिलिट्री नहीं खड़ी थी, तो क्या हुआ कि मिलिट्री क्लैशेस होना शुरू हो गए थे। छोटे छोटे लॉर्ड्स के बीच में जो मिलिट्री थी उनके बीच में क्लैशेस होने शुरू हो गए, ताकि वो लोग रिसोर्सेज को गैदर कर सके और कंटिन्यूसली लैंड पर अपना कंट्रोल जमा के रख सके। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे वो लोग कम्प्लीटली लैंड के चारों तरफ रिवॉल्व करते थे। उनका मेन फोकस लैंड पे रहता था, क्योंकि लैंड एक सिंबल भी था और लैंड के ऊपर कंट्रोल होना पॉलिटिकल पावर भी देता था। जो क्रिश्चियनिटी था वो डिक्लाइन, मतलब जो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन को देख चुका था, लेकिन वो उस समय सर्वाइव कर गया और इसकी वजह से वो वॉल ऑफ द यूरोप में फैल चुका था। इस टाइम के बाद रोमन एम्पायर के एंड के बाद क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे वॉल ऑफ द यूरोप में फैल गया था। जो चर्च था वो सिर्फ अब एक पॉलिटिकल, मतलब एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया था, अब वो एक पॉलिटिकल पावर भी बन चुका था। और इसी वजह से उसकी पॉलिटिकल पावर का एक कारण ये भी था कि क्योंकि वो एक मेजर लैंड होल्डर था यूरोप के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स थे फ्यूडलिज्म के यूरोप के अंदर। जो रूट्स थी फ्यूडलिज्म की वो ट्रेस की जा सकती थी उन प्रैक्टिसेस से। रोमन एम्पायर में कई तरह की प्रैक्टिसेस पहले फॉलो होती थी, उनके उससे हम फ्यूडलिज्म की रूट्स को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। फ्यूडलिज्म एक एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ बन चुका था जब, मतलब ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्रेंच किंग चार्ले मैग्ने। और इस समय क्या हुआ था, मतलब जब चार्ले मैग्ने के टाइम पे ये स्टैब्लिश वे में इमर्ज हुआ, तो उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे वॉल ऑफ द यूरोप में फैल चुका था। फ्यूडलिज्म एक अलग तरह की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की तरफ रेफर करता है, जिसके अंदर लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच के एक रिलेशनशिप को बताया जाता है, समझाया जाता है, रेफर किया जाता है। पीजेंट्स क्या करते थे कि वो लोग अपने लैंड पे तो कल्टीवेट करते ही थे, लेकिन वो अपने लॉर्ड के लैंड पे भी मतलब कल्टीवेट किया करते थे। तो इसके बदले लैंड, मतलब लॉर्ड था, वो उनको सर्विस प्रोवाइड किया करता था, मतलब लेबर सर्विस जो मिलती थी लॉर्ड को, उसके बदले में वो लॉर्ड मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था पीजेंट्स को। और लॉर्ड था वो क्या करता था कि वो जुडिशियल मैटर्स पर जस्टिस भी देता था पीजेंट्स को। इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब ऑब्वियसली जब लॉर्ड के पास में प्रोप्राइटरशिप था सारी लैंड का और पीजेंट्स के फॉर्च्यून का, पीजेंट जिस लैंड पे रहते थे उस लैंड के ऊपर टोटल कंट्रोल लॉर्ड का ही होता था। और इसकी वजह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की वजह से, ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम पढ़ रहे देख रहे कि लैंड के ऊपर टोटल कंट्रोल रुका रहता था और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उस समय में, तो इसकी वजह से फ्यूडलिज्म ने धीरे धीरे लैंड से उठकर पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को भी कवर करना शुरू कर दिया था। हम पढ़ते हैं कि फ्रांस, जो ये नेम है फ्रांस, ये नाम फ्रांस को कैसे मिला। पहले क्या था कि जब रोमन एम्पायर में जब एक प्रोविंस हुआ करता था उसे हम गॉल प्रोविंस कहा जाता था, गॉल प्रोविंस। तो इस जगह की क्या खास बात थी कि इसकी बहुत सारी एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स थी, बहुत सारी माउंटेन रेंज थी, लॉन्ग लॉन्ग रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे और लार्ज प्लेन्स थे जो कि एग्रीकल्चर के कम्प्लीटली एग्रीकल्चर को सूट करते थे। तो एक जर्मेनिक ट्राइब थी जिसका नाम था द फ्रैंक्स। उन्होंने इस जगह को, गॉल प्रोविंस को अपने कंट्रोल में लिया और इसको फ्रांस नाम दिया, फ्रेंच नाम दिया। 6th सेंचुरी के टाइम पे, मतलब 6th सेंचुरी के बाद से ये एरिया क्रिश्चियन फ्रैंकिस के, मतलब जो किंग हुआ करते थे उनके कंट्रोल में था, उनका किंगडम बन चुका था। और फ्रेंच, मतलब फिर धीरे धीरे जो ये एरिया था ये स्ट्रेंथन होने लगा जब चार्ले मैग्ने को पोप की तरफ से 1800 एडी के टाइम पे पोप की तरफ से द होली रोमन एम्परर का टाइटल दिया गया था। इससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से रिलीजियस और पॉलिटिकल जो स्फीयर्स थे वो एक साथ मिल रहे हैं। जो 3 ऑर्डर्स थे उनके बारे में हम क्या क्या जानने को मिलता है, हम देखते हैं छोटे से पार्ट में कि जो फ्रेंच प्रीस्ट हुआ करते थे वो लोग पूरी सोसाइटी को है ना 3 हिस्सों में बांट के देखते थे। उनके हिसाब से ये सारी ऑक्यूपेशन पे डिवाइडेड थी कंप्लीटली। जो तो उनमें हमें एक बिशप की एक सेइंग से पता चलता है, एक एबेस हिडलबर्ग के मतलब बिगिन ने लिखा था, एक क्योट किया था कि देयर हियर सम पीपल प्रे, कुछ लोग प्रे करते हैं, कुछ लोग फाइट करते हैं और कुछ लोग वर्क करते हैं। ये सोसाइटी के उस 3 ऑर्डर्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि जो लोग प्रे करते हैं
वो तो हो गए हमारे क्लर्जी के, जो लोग मतलब प्रीस्ट हो गए। नोबैलिटी वो हो गई जो फाइट करती थी, लॉर्ड्स होते थे और उन्हीं के नीचे नाइट्स भी होते थे, उन्हीं के नीचे काम करते थे जो। और पीजेंट्री होती थी जो हमेशा काम करती थी। अब हम आगे से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना।